वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो है वो फाइंड आउट किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस इसी को हम आज प्रिपेयर करने वाले हैं और स्पेशली आरजीपीवी जो यूनिवर्सिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ डायबिटीज एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है हाइपरग्लाइसीमिया का होना, ग्लाइकोसूरिया का होना, हाइपरलिपिडीमिया का होना और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस के साथ ही कीटोनीमिया का होना, राइट। ये सब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि डायबिटीज के साथ में होते हैं। डायबिटीज को नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी पेशेंट को जो है शुगर हुई, नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि शुगर का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी को हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में या फार्माकोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं कि डायबिटीज है, राइट। तो डायबिटीज का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी पेशेंट है इसका शुगर लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। तो नॉर्मली शुगर लेवल जो है वो अप टू 100 यदि है तो ठीक है, वो नॉर्मल पर्सन है। और 100 से 125 है तो मतलब प्री डायबिटिक है। उससे ज़्यादा यदि होता है तो इट कॉज द डायबिटीज़, राइट। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं अब कि डायबिटीज़ यदि होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। यदि डायबिटीज़ एक्यूट है तो ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। बट यदि क्रोनिक है, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम चली आ रही है, तो क्रोनिक डायबिटीज़ है तो उसके कई सारे पैथोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अब कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? सबसे पहला है थिकनिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरी वॉल। अब जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं, इनकी जो वॉल है वो थिक हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है कि जो उसका वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि जो ब्लड वेसल्स है इसका जो ल्यूमेन है, अंदर का जो वॉल्यूम होता है, इसका साइज जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। सही साथ में कई बार जो है एथेरोस्क्लेरोसिस भी देखने के लिए मिलता है। जो ब्लड वेसल्स होती है, इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्डनिंग हो जाती है। स्क्लेरोसिस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इसकी भी स्क्लेरोसिस होती है। और रेटिनोपैथी, ओके, मतलब जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज होने लगती है, ओके। रेटिना में पीछे जो ऑप्टिक नर्व होती है तो ये भी डैमेज होने लगती है। इसके साथ ही न्यूरोपैथी का होना, नेफ्रोपैथी का होना और रीनल इनसफिशिएंसी का होना, ये भी इसके सही कई सारे पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है जो कि क्रोनिक डायबिटीज में होते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जनरली जो डायबिटीज होती है दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, मतलब नाम से क्लियर है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है और जो बीटा सेल है पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, राइट। तो हमको बाहर से ही इंसुलिन की जो नीड है उसको पूरा करना पड़ता है, ओके। तो इसी को हम जुवेनाइल भी कहते हैं बिकॉज ये काफी अर्ली ऑनसेट। टाइप 1 भी जो है वो दो टाइप की है, टाइप 1 ए और टाइप 1 बी। जो टाइप 1 ए होती है ये ऑटो इम्यून टाइप की होती है, राइट। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी होती है ये खुद ही पैंक्रेटिक बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देती है, राइट। जबकि जो 1 बी होता है ये थोड़ा कैसा होता है, इडियोपैथिक होता है। इसमें प्रॉपर रीजन हमें पता नहीं होता है, प्रॉपर जो कॉज है वो पता नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इडियोपैथिक होता है, ओके। आते हैं टाइप 2 के ऊपर। तो टाइप 2 जो होती है ये कैसी एनआईडीडीएम है, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है कि इसमें हम बाहर के इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। इसका दूसरा हम इस वे में कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो प्रेजेंट है। अब ये हो सकता है कि जो इंसुलिन है या तो कम सीक्रेट हो रहा है बीटा सेल से, या फिर सीक्रेट तो प्रॉपर हो रहा है बट उसकी जो सेंसिटिविटी है या उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो रहा है। मतलब जहाँ भी ये रिसेप्टर पे जा रहा है हो सकता है कि रिसेप्टर्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन है। तो गैस हम जितनी भी ड्रग अब पढ़ने वाले हैं सब टाइप 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपकी एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट, टाइप 1 का। तो टाइप 1 में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, तो उसको हम टाइप 1 ए कहते हैं। और इडियोपैथिक होता है, इसका रीजन हमको नहीं पता, इसको 1 बी कहते हैं, ठीक है। आते हैं हमारे मेन कंसर्न की तरफ जिसका नाम है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, या इसको बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट। हमने पहले वाले क्या बोला था, अर्ली जुवेनाइल टाइप का, इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी टाइप की, मतलब मैच्योर लोगों में होती है। देर इज नो और द मॉडरेट प्रोडक्शन द बीटा सेल। अब यहाँ पे कोई भी बीटा सेल में रिडक्शन नहीं है, मॉडरेशन नहीं है। मीन्स बीटा सेल जो है वो प्रॉपर है, बट यही हो रहा है कि जो इंसुलिन निकल रहा है, इंसुलिन जो है हमारा, ये हो सकता है थोड़ा कम हो, रिडक्शन हो गया हो, या फिर प्रॉपर जो रिसेप्टर है उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके कुछ कॉज दिए गए हैं, एबनॉर्मलिटी ऑफ द ग्लूकोरेसेप्टर बीटा सेल, रिसेप्टर के ऊपर बात आ गई।
सेकेंड, रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। या हो सकता है पेरिफेरल में जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन के अंदर चले गए हो, डाउन रेगुलेशन हो गया, पर प्रॉपर रिसेप्टर वहाँ प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं आ रही। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हम लगा सकते हैं, राइट। तो दो ही रीजन थे यहाँ पर। हमें क्या करना है, पहले इंसुलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ानी है, और जब बढ़ जाए तो उसके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करना है, राइट। अब अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए हमारे पास में है एक्सोजीनियस इंसुलिन भी ले सकते हैं, सल्फोनिल यूरिया जो ड्रग है वो ले सकते हैं, इसके अलावा मेग्लिटिनाइड, फिनाइल एलेनिन एनालॉग भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है इसको ओवरकम करने के लिए बाइगुनेट्स लेते हैं, थायाजोलिन डायमन लेते हैं, या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ड्रग यहाँ पे ली जाती है। दोनों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। यदि हम बात करें कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने वाला है इसमें लिमिटेशन क्या होंगे, तो कई बार ये जो ड्रग्स होती हैं हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड कॉज कर देती है। हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड का मतलब होता है कि जनरली जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल से एकदम से नीचे की तरफ चला जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड। वेट गेन, वेट गेन भी हो सकता है यहाँ पर, और एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन की जो डिस्कवरी हुई थी 1921 में हुई थी, और इसके जो साइंटिस्ट थे बेंटिंग एंड बेस्ट, तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको जो है वो डिस्कवर किया था 1921 में। स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चैन ए और चैन बी। ए वाली जो होती है वो 21 अमीनो एसिड से बनी होती है, जबकि जो बी होती है 30 अमीनो एसिड से बनी होती है, राइट। इसका टोटल जो, यदि हम नंबरिंग करें कि इसमें कितने अमीनो एसिड है तो टोटल कितने होते हैं इसके 51। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 6000। अब आते हैं इसके सिंथेसिस की तरफ कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले ये एक सिंगल चेन पेप्टाइड जिसका नाम है प्री प्रो इंसुलिन, जिसमें 110 अमीनो एसिड होते हैं, उसको बनाती है ये। ठीक है, फिर ये जो प्री प्रो इंसुलिन होता है इसमें से 24 अमीनो एसिड रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होने के बाद क्या बनता है यहाँ पर प्रो इंसुलिन बनता है। अब ये प्रो इंसुलिन, यदि हम बात करें पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है, बीटा सेल के अंदर चल रही है, राइट। प्रो इंसुलिन जो है अगेन कन्वर्ट होता है इंसुलिन और सी पेप्टाइड में, तो ये इंसुलिन बनाता है 51 अमीनो एसिड का, जबकि सी पेप्टाइड बनता है 35 अमीनो एसिड का। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में दो चैन होती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है। नाउ कम टू द रेगुलेशन ऑफ द इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन का रेगुलेशन कैसे होता है, सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है, ओके। तो डेली कंडीशन में देखा जाए तो रोज की जो है 1 यूनिट इंसुलिन जो है यहाँ से सिक्रीट होती है पर आवर, मीन्स हर एक घंटे में 1 यूनिट इंसुलिन जो है यहाँ से सिक्रीट आउट होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा क्वांटिटी कब इसकी रिलीज होगी, खाने के बाद। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कई सारे जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो उसके लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है, तो ज्यादा क्वांटिटी में खाने के बाद ही होता है। ठीक है, अब इसका जो रेगुलेशन है सिक्रीशन का 3 मेथड से होता है, केमिकल, हार्मोनल एंड न्यूरल। तो तीनों मैकेनिज्म के थ्रू इसका क्या होने वाला है, सिक्रीशन का रेगुलेशन होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल रेगुलेशन। अब केमिकल रेगुलेशन की तरफ आते हैं। केमिकल रेगुलेशन को हम कहते हैं ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्लूकोज के सेंसिंग के अकॉर्डिंग इंसुलिन यहाँ से रिलीज होगा, मींस ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म के बेस पे यहाँ पर इंसुलिन रिलीज होने वाला है। ओके, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूट वन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इसके थ्रू ये जाता है कहाँ पे, बीटा सेल के अंदर। बीटा सेल से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूको सेंसर। ये जो ग्लूकोज आया था इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होने के साथ ग्लूकोज सेंसर का एक्टिवेशन होता है। ये ग्लूकोज सेंसर जब एक्टिवेट होता है ये इनडायरेक्टली एटीपी सेंसिटिव चैनल को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसकी वजह से जो बीटा सेल होती है ये पार्शियली डीपोलराइज होती है। ओके, बीटा सेल के पार्शियली डीपोलराइज होने की वजह से इंट्रासेल्युलर कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और जितना ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा उतना ज्यादा वो इंसुलिन को भी रिलीज कराएगा, उसका एक्सोसाइटोसिस भी। इंसुलिन का जो रिलीज होता है ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ये इंसुलिन का रिलीज 2 स्टेप में कराता है। पहला है फेज 1 या फर्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं,
इसको बोलते हैं ब्रिस्क रिलीज ऑफ इंसुलिन या ब्रीफ पल्स ऑफ। तो जैसे ही ग्लूकोज आता है, इसके 2 मिनट में इंसुलिन सबसे पहले रिलीज होता है और ये ब्रिस्क होता है, मतलब कम अमाउंट में होता है। इसके बाद में होता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज जो होता है डिलेड होता है, काफी लंबे टाइम तक चलता है और सस्टेन होता है इंसुलिन के रिलीज होने के लिए। तो पहला जो होगा ब्रिस्क रिलीज होगा और सेकंड जो होगा डिलेड और ज्यादा होगा रिलीज। ओके, तो दो तरह से यहाँ पर फेज 1 फेज 2 के अंदर इंसुलिन रिलीज होता है, राइट। अब सेकंड हम आते हैं यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन की तरफ। हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर मींस हार्मोन के थ्रू ये रेगुलेट होने वाला है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थायरोक्सिन मॉडिफाई द रिलीज ऑफ इंसुलिन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज। मींस ये जितने भी हमने यहाँ पे हार्मोन की बात की, ये इंसुलिन के रिलीज को जो है वो मॉडिफाई करते हैं, ओके, इन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन की रिलीज को भी ये मॉडिफाई करेंगे, राइट। अब यहाँ पे रेगुलेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो पैंक्रेटिक बीटा सेल जहाँ प्रेजेंट है, मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 तरह की सेल प्रेजेंट होती है, इसमें अल्फा सेल, डेल्टा सेल और बीटा सेल। तो डेल्टा सेल से रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये रिलीज द, ये इंसुलिन का जो रिलीज होता है, ग्लूकागॉन का रिलीज होता है, दोनों के रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन दोनों को, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। जबकि जो ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है, ये इंसुलिन के रिलीज को इवॉक करता है और सोमेटोस्टेटिन के रिलीज को भी इवॉक करेगा। तो यहाँ कॉमन चीज क्या गई, सोमेटोस्टेटिन जो है ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के रिलीज को इनहिबिट कर, जबकि ग्लूकागॉन जो होता है ये इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन को रिलीज को इवॉक कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, इवॉक कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है, ठीक है। इंसुलिन इनहिबिट द ग्लूकागॉन सिक्रीशन। इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकागॉन सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ओके। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक है। तो जब ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा, ये इंसुलिन को क्या करेगा, रिलीज कराएगा, क्योंकि ग्लूकागॉन जो होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा, ओके। अब यदि इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो वो क्या करता है, ग्लूकागॉन का लेवल कम कर देता है, क्योंकि उसको क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल कम करना है, ठीक है। ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन के बीच देखें, ग्लूकागॉन सोमेटोस्टेटिन को इवॉक करता है, बढ़ाता है, जबकि सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन को बंद कर देता है और ग्लूकागॉन को भी कम कर देता है। सोमेटो का काम ही है रोकने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, स्टेटिन। स्टेटिन मतलब उसको स्टेबलाइज करने वाला, रोकने वाला, ओके। तीसरा हम आते हैं न्यूरल की तरफ। तो न्यूरल मैकेनिज्म क्या कहती है, आइसेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इसमें कई तरह के सिंपैथेटिक सप्लाई होती है और वेगस नर्व की भी सप्लाई होती है, ठीक है, जिसमें कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला है अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन। अल्फा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो ये इंसुलिन रिलीज को डाउन कर देता है, ठीक है। वो भी कैसे, प्रीडोमिनेटली, मतलब सबसे पहला काम इसका क्या है, इंसुलिन रिलीज को कम करना। दूसरा है बीटा 2 स्टिमुलेशन। बीटा 2 जब स्टिमुलेट होता है तो इंसुलिन रिलीज को ये बढ़ाता है, ठीक है, बाय एक्टिवेटिंग बीटा सेल एडिनाइल साइक्लीज, ये इसका मीडिएटर है। तो बीटा 2 स्टिमुलेट होगा तो इंसुलिन रिलीज बढ़ेगा। कोलिनर्जिक की बात करते हैं, जिसमें एसिटाइल कोलिन आता है। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, वेगल स्टिमुलेशन करता है, ओके। इसके थ्रू इंक्रीज ऑफ द इंसुलिन सीक्रेशन, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। तो कोलिनर्जिक यदि एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन का रिलीज भी बढ़ता है, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है कि इंसुलिन का एक्शन क्या होता है। इंसुलिन का एक्शन हम बात करें लीवर पे या दूसरे ऑर्गन्स पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर पे। तो लीवर पे क्या करता है, इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक, इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। कहाँ पे, लिवर के अंदर। ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इंसुलिन को ग्लूकोज का लेवल कहाँ कम करना है, ब्लड में। तो ब्लड से कहाँ जाएगा, ये लिवर के अंदर जाएगा। तो अपटेक बढ़ा दिया। स्टोर करना है इसलिए ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ाएगा। स्टोर करना है इसलिए क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी इंक्रीज करेगा, ओके। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है उसको ये इनहिबिट करता है ना, क्योंकि हमको बाहर ग्लूकोज नहीं चाहिए। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो ग्लूकोज में टूटेगा और कहाँ जाएगा, ब्लड में। पर ब्लड में हमें रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इसलिए ग्लाइकोजनलिसिस को ये इनहिबिट कर देता है, ग्लूकोज आउटपुट को भी बंद कर देगा, ठीक है। नाउ जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसको भी ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं चाहिए, तो जो भी प्रोटीनस सब्सटेंस है, पायरुवेट है, फ्री फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इससे ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है इसको भी ये बंद कर देता है, ओके।
तो ओवरऑल यदि मैं एक रिजल्ट इसका बताऊं तो वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करेगा, या जितनी भी एक्टिविटी है जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है उसको कम कर देगा। मसल्स में देखते हैं, मसल्स में ग्लूकोज अपटेक और इसका यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा क्योंकि ब्लड में नहीं चाहिए। इसके बाद प्रोटियोलाइसिस और एमिनो एसिड, पायरुवेट और लैक्टेट, इन सब के रिलीज को ये इनहिबिट कर देता है। कहाँ पर? ब्लड के अंदर। तो इन सबको ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होने देता। एडिपोज टिश्यू में बात करेंगे तो एडिपोज टिश्यू में अगेन क्या होगा, ग्लूकोज जाके जमा हो जाएगा। ग्लूकोज जो होगा वो फेट और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लाइपोलिसिस कम होगी, लिपिड का हमको तोड़ना नहीं है इसको क्योंकि हमें फेट मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये रिलीज नहीं होंगे, राइट। तो लाइपोलिसिस हमको कम करनी है, इनहिबिट करना है, ताकि फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल नहीं बनेंगे, और ये दोनों यदि नहीं बनेंगे तो अगेन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, जो कि हमें बिल्कुल भी ब्लड के अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसका मतलब है कि नॉर्मल लेवल पे चाहिए। डायबिटीज मेलिटस इस टाइप और इंसुलिन के एक्शन। So hopefully guys, it will be helpful for you in your examination. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।